A very good morning students. I am Pradeep, your SST teacher. Now today we are discuss class 7th history chapter number 4 the Mughal Empire. Students इसका हमने पेज नंबर 45 to 52 जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 53 और जो हमारा पेज नंबर 53 है यहाँ पर भी हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसका वो रह गया था. लास्ट पॉइंट है ए क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज़. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जो है अकबर के फ्रेंड हुए हैं अबुल फजल, उन्होंने जो अकबर की हिस्ट्री राइट की है अकबरनामा जो आईन अकबरी, उसमें उन्होंने अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसके राज्य के सभी फीचर्स हमें बताए हैं. क्योंकि अबुल फजल एक अकबर के कोर्ट में कटियर भी थे, काम भी करते थे और साथ ही साथ उसके फ्रेंड भी थे और तो इन्होंने हर चीज़ को बड़ी डिटेल में लिखा है. नेक्स्ट में बताते हैं कि अबुल फजल ने बताया कि काफ़ी सारा जो है मुग़ल एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपैंड हो चुका था उस टाइम पे और मुग़ल एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था अब प्रोविंसेस में डिवाइड करने के बाद जो है प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, सूबा. मतलब कि अब क्या बोला जाता था प्रोविंसेस को, सूबा. जैसे हम भी ना अभी हमारे पंजाब को एक पंजाब सूबा बोलते हैं ना, ठीक है, सेम है, वहीं से ये वर्ड लिया गया है. और जो उनको गवर्न करता था सूबा को उसको बोला जाता था सूबेदार. क्लियर बेटा. और हर प्रोविंसेस में एक फाइनेंस ऑफिसर भी होता था जिसको बोला जाता था दीवान, ठीक है, और वह मेंटेन करके रखता था पीस एंड ऑर्डर अपनी प्रोविंसेस में वो मेंटेन करके रखता था और साथ ही साथ वो अदर ऑफिसर को भी सपोर्ट करता था. क्लियर. पेज नंबर 54 देख लेते हैं. पेज नंबर 54 में ये बताते हैं कि जो मिलिट्री का पे मास्टर होता था, ठीक है, मिलिट्री का पे मास्टर जो होता था उसको बोला जाता था बख्शी. और जो मिनिस्टर होता था जो चेंज किसी भी तरीके का रिलीजन्स हो गया या फिर चैरिटेबल हो गया, ठीक है, वो जो सारे काम देता था उसको बोला जाता सदर. ठीक है, ये रहा सदर बोला जाता था उसको. और जो मिलिट्री कमांडर होता था उसको बोला जाता था फौजदार. क्लियर. और जो पुलिस का काम देखा जाता था, पुलिस का जो कमांडर होता था उसको बोला जाता था कोतवाल. क्या बोला जाता था? कोतवाल. क्लियर. नेक्स्ट जो है नूरजहाँ के बारे में बताया गया है, ठीक है. नूरजहाँ जो है जो जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है, तो जो इसका नाम क्या था पहले, मेहरुन्निसा इसका नाम था, ठीक है, और बाद में इसका जो है जहांगीर ने नेम बदल के नूरजहाँ रख दिया था. 1611 में इसको टाइटल दे दिया था नूरजहाँ का. और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत लॉयल थी मुग़ल एम्पायर के लिए, काफ़ी वफ़ादारी का इसने काम किया, काफ़ी फेमस रही है, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ इसने दिए हैं और इसको एक मतलब ऑनर दिया गया था. और इसके नाम पे जो है सिल्वर के कॉइन भी इशू किए थे जिसकी एक साइड पे जो है इनकी क्वीन जो है क्वीन बेगम नूरजहाँ का नेम भी लिखवाया गया था. आगे इसकी काफ़ी तारीफ़ में ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं, आप इसको रीड कर लेना. आगे इस यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, जो है अकबर के टाइम पे जो है जो इनके कमांडर होते थे, ठीक है, काफ़ी नोबल होते थे, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से सारी चीज़ों को संभाला, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड हो चुका था मुग़ल एम्पायर. लेकिन आगे चलते हम 17वीं सेंचुरी में देखते हैं कि इसके जो नोबल्स थे, जो कमांडर्स थे, वो अब इतने ज़्यादा लॉयल नहीं रहे. वो उन्होंने टाइम पाकर अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है मुग़ल अथॉरिटी जो मुग़ल है वो वीक होता गया और धीरे धीरे इसकी डिक्लाइन जो है वो शुरू होगी. नेक्स्ट में ये बताते हैं कि जो अकबर था, ठीक है, इन्होंने फ़तेहपुर सिकरी में ड्यूरिंग द 1570 और के टाइम पे एक डिस्कशन शुरू किया. जो डिस्कशन था ये रिलीजन के बेस पे था. इसने सभी धर्मों के हेड जो होते हैं मानते हैं उनको बुलाया, जैसे मुस्लिम के उलमास को बुलाया, ब्राह्मण्स को बुलाया, जीसस प्रिस्ट को बुलाया, ठीक है, रोमन कैथोलिक्स को बुलाया, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने सभी को बुलाया, ठीक है, जोरेजिलियम को बुलाया, ठीक है, ज़ोरेस्ट्रियन को भी बुलाया और सबको सभी धर्मों के बड़े बड़े जो पैरोकार अपने आप को मानते हैं उनको इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्कशन किया. किस पे डिस्कशन किया? धर्म पे ही डिस्कशन किया. इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा मतलब सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरे मतलब दुनिया में जो है वो शांति बनी रहे. क्योंकि अकबर जो है अब इंटरेस्ट लेने लगे थे और धर्मों में इनका इंटरेस्ट हो गया था. इनके अंदर जो है ये फीलिंग आ गई थी कि ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है. तो इसीलिए इन्होंने ये आइडिया निकाला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरे जो समाज है उसमें पूरी शांति बनी रहे. क्योंकि बेटा देखो
अगर हम अपने धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, किसी और के धर्म को हम रिस्पेक्ट नहीं देते, तो समाज में एक ऐसा माहौल सा क्रिएट हो जाता है जिससे मतलब स्थिति अच्छी नहीं रहती। वहीं से दंगे फसाद लड़ाइयाँ झगड़े वहीं से शुरू होते हैं ना, अगर हम अपने धर्म को बड़ा छोटा ये चीज़ें कहते हैं। तो इसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने धर्म को मान रहे हैं ठीक है, लेकिन हमें डिसरिस्पेक्ट किसी के धर्म को नहीं देनी चाहिए, मतलब किसी के धर्म की इंसल्ट या बेइज्जती हमें करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, डोगमा एंड बाइगॉट। ये बाइगॉट एंड डोगमा, इनके मीनिंग हम देख लेते हैं। ये हमें यहाँ इस साइड पे दिए गए हैं, ठीक है। डोगमा क्या होता है, इसकी ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ठीक है, एक ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है जिसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, अथॉरिटी की तरफ से, और जिसको बिना किसी क्वेश्चन के, विदाउट एनी क्वेश्चन, जिसको फॉलो करना होता है। मतलब कोई जो भी मुगल अथॉरिटी की तरफ से कोई भी फरमान आ गया या कुछ भी आ गया, उसमें हमें कुछ भी ये नहीं कहना है कि क्यों कैसे, बस उसको बिना किसी क्वेश्चन के हमें फॉलो करना है। बाइगॉट का मीनिंग होता है कि ये एक इंटरटॉयलेंट है, मतलब कि ये एक इंडिविजुअल की भावना है कि यहाँ पर वो अपने धर्म में तो बिलीव कर रहा है, ठीक है, अपने धर्म में बिलीव कर रहा है, लेकिन अगर किसी अदर रिलीजन की बात आ जाए, अगर अदर पर्सन के धर्म की बात आ जाए या उसके कल्चर की आ जाए, उसमें वो बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ बताए कि वो किसी और धर्म में बिलीव नहीं कर रहा। क्लियर बेटा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 55। जो पेज नंबर 55 है, ठीक है, यस, ये जो पेज नंबर 55 है, यहाँ पर हमें ये बताया गया है, 1 सेकेंड, ये पेज नंबर 55, हाँ, कि जो अकबर ने ये जो यूनिवर्सल पीस का एक आइडिया आया, सूले कुल का इनके दिमाग में आइडिया आया, सूले कुल जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल पीस, कि पूरे विश्व में शांति हो, ठीक है। इस आइडिया के अकॉर्डिंग कि हमें डिड नॉट डिस्क्रामिनेट बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट रिलीजन्स, हमें किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी पर्सन को लेकर हमें किसी के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हमें जो है सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है और सबके अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, ऑनेस्टी के, जस्टिस के, पीस सबके अंदर होनी चाहिए, तभी हम यूनिवर्सली इसको जो है एप्लीकेबल हो सकेंगे, इसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकेंगे। और अव्वल फजल ने इनकी हेल्प की थी कि ये कैसे अपने गवर्न कैसे कर सकते हैं, गवर्नेंस किसको, पूरे उसको अपने मुगल एम्पायर को कैसे चला सकते हैं। और सूले कुल का आइडिया भी इनके दिमाग में आया था कि कैसे हम इसको जो है मतलब आगे लेके जा सकते हैं। आगे इसी ने जो अकबर ने जो भी प्रिंसिपल्स निकाले थे यहाँ तक, ठीक है, उन्हीं प्रिंसिपल्स को जो है आगे चल के फॉलो करते हैं जहांगीर और शाहजहां, लेकिन औरंगजेब ने उसको फॉलो नहीं किया था। सूले कुल में वही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से अकबर ने जो है यूनिवर्सल पीस की बात की है, सेम चीज़ वो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं द मुग़ल अम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर 17th सेंचुरी, और उसके बाद का जो मुग़ल अम्पायर रहा उसके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, जो मिलिट्री था, ठीक है, मुग़ल एम्पायर की, वो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इसके में रही, इकोनॉमिक तौर पे भी, कमर्शियल तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है निकलता गया, क्यों ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ जो ट्रैवलर इंडिया में आए थे उन्होंने ये चीज़ बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो वेल्थ जो है, मतलब रिच था इंडिया जो था, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी था मुगल्स के पास। लेकिन इन द सेम विजिटर जो कुछ और भी बताते हैं स्टेट्स के बारे में कि पॉवर्टी बहुत थी, गरीबी भी थी, कुछ लोग तो जो थे बहुत ज़्यादा रिच थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए इनइक्वालिटी भी उस टाइम पे पाई जाती थी। और जो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं 20th सेंचुरी के, ठीक है, जिसमें 20th सेंचुरी के, जिसमें ये बताती कि शाहजहाँ के रेन में, ठीक है, जो बताते हैं कि हाईएस्ट जो रैंक थी मनसबदार की, वो 445 हो गया था इन द नंबर आउट ऑफ 8000 में से, ठीक है। और जो स्मॉलर नंबर था, मतलब कि 5.6% था। इसका मतलब ये है कि जो हाईएस्ट रैंक वाले थे वो तो 61% जो सैलरी का जो भी ठीक है उनका रेवेन्यू होता था, उसका 65% जो है सैलरी के रूप में जो है रिसीव कर लेते, और बाकी जो थे, ठीक है, उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी। इस तरीके से एक जो है इनइक्वालिटी समाज में पाई गई। आगे बताते हैं कि जो मुग़ल अम्पायर हैं, जो उनके मनसबदार थे, वो
उनके पास जो है एक आगे बताते हैं ये हमें कि ग्रेट कि जो मुग़ल अम्पायर के मनसबदार थे वो ग्रेट डील करते थे अपनी इनकम अपनी सैलरी पाने के लिए, क्योंकि उनको सैलरी अच्छी मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर ये था कि मुग़ल अम्पायर के ना एक्सपेंडिचर जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो ज़्यादा खर्चे अपने आर्टिस्ट पे कर देते थे, लेकिन जो कुछ जो लोग प्रोड्यूस करते थे पीजेंट्री जो होते थे, ठीक है, उनके लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। जैसे कुछ ज़मीनों में वो सुधार नहीं कर पाए, जो उनको जो सोर्सेस हैं वो नहीं दे पाए, तो इसलिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा पुअर होती चली गई, क्योंकि उनसे ही तो ये रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, पर उनके बारे में ये कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। ठीक है, 1 सेकेंड। और आगे ये बताते हैं कि ये जो है रेवेन्यू तो कलेक्ट करते थे, लेकिन वो लोगों को अब ये रेवेन्यू का ही एक तरीके का बोझ बनने लगा उनके दिमाग में कि अब ये कैसे रेवेन्यू देंगे, क्योंकि उनके पास जो सोर्सेस बहुत कम बचते थे। तो इस तरीके से उनकी जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती चलेगी, जो पीजेंट्री थे। तो जो लेकिन दूसरी तरफ जो अदर ग्रुप थे जैसे आर्टिस्टन हो गए, ठीक है, उन पर ये लोग काफ़ी खर्च करते थे मुग़ल जो हैं, ठीक है, उनकी स्थिति समाज में काफ़ी अच्छी सी। जब मर्चेंट्स हो गए या बैंकर हो गए उनको काफ़ी जो है प्रॉफिट मिलता रहा। तो इस तरीके से जो पीजेंट थे, जो लोग प्रोड्यूस करते थे कल्टीवेट करते थे, उनको बहुत कम जो है मतलब उनके पास बचता था, क्योंकि ज़्यादा उनका जो पैसा है वो रिवेन्यू देने में ही चला जाता था। और इकोनॉमिक वेल्थ जो सोर्सेज होते थे मुग़ल के पास, ठीक है, वो 17वीं सेंचुरी में वो कम होते चले गए, क्योंकि इनकी जो मतलब खर्चे थे बढ़ते चले गए। अब धीरे धीरे जो है स्लोली जो है इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब इसके बाद आ जाएंगे ब्रिटिशर आ जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हैदराबाद, अवध, ठीक है, ऐसी प्रोविंसेस को जो इसके कमांडर थे वो खुद ही जो है इंडिपेंडेंट बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। आगे जो है हम 18वीं सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा जो चैप्टर नंबर 10 होगा उसमें हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में रीड करेंगे। क्लियर बेटा। अब इसका हम लास्ट पेज देख लेते हैं। किंग्स एंड क्वीन की बात की गई है। किंग्स एंड क्वीन किन की बात की गई है, जो इनके कंट्रास्ट में अदर कंट्रीज़ में जो रूल कर रहे थे, ठीक है, जैसे ऑटम टर्की में कर रहे थे, ठीक है। तो जो इनके सुल्तान थे, ठीक है, सुलेमान, जिसका टाइम पीरियड दिया गया है 1520 से 1556 को, इसको बस एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर लिया था। कहाँ तक एक्सपैंड कर लिया था इन्होंने, जैसे ये बताते हैं कि इन्होंने एक सेकेंड कहाँ तक, यूरोप तक इन्होंने, ठीक है, और हंगरी को भी इन्होंने सीज़ कर लिया था, ऑस्ट्रिया को भी सीज़ कर लिया था, काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने, बगदाद, इराक़ को इन्होंने सीज़ कर रखा था, ठीक है। आगे बस यहाँ से आप देखो कि इन्होंने ना काफ़ी सारे कानून लागू किए थे, कानून बनाए थे, ठीक है। तो इनको इसलिए इनको एक और नाम दिया गया है, कानूनी इनको बोला जाता था, लॉ गिवर, जो हमें लॉ देते हैं, ठीक है, लॉ गिवर, कानून जिसको पास किए इन्होंने किए थे उसके बारे में बताया गया। और एक चीज़ और बताई गई है कि इनके कंट्रास्ट में जो है इंग्लैंड में क्वीन एलिज़ाबेथ रूल कर रही थी, सफ़ावेद रूल कर रहे थे ईरान में, ठीक है, शाह अब्बास रूल कर रहे थे। बस इनको आप एक लोग, रशिया में भी जो है इरविन IV जो है वेल्सविच वो रूल कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आप 1530 से लेकर 1584 तक। सो बेटा यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना और इसकी क्वेश्चन आंसर, बैक एक्सरसाइज, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो बेटा थैंक यू सो मच।